Assalamu alaikum dear students. Today we are going towards Unit 14, that is A Long Walk Home, written by Jason Bucaro. Jason was born in Estepona, Spain, and this short story, which is autobiographical, is taken from Chicken Soup for the Teenage Soul, जो कि कलेक्शन है रियल लाइफ स्टोरीज़ का। और इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं तो टीन्स को कोई सबक सिखाने के लिए, कोई अखलाकी दर्स देने के लिए ये सारी कहानियाँ हैं। ऑटोबायोग्राफिकल से मुराद ये है कि जब ऑथर अपनी ही ज़िंदगी के मुतालिक कोई स्टोरी आपको बताता है या कोई वाक़या बताता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पर्सनल नैरेटिव। सो पर्सनल नैरेटिव एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें ऑथर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है किसी भी वाक़या के मुतालिक। पास्ट टेंस यूज़ होता है क्योंकि पास्ट नैरेटिव होता है। ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन में यानी आई ख़ुद को मुखातिब करके वो बोलता है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके, तो इसीलिए आई का इस्तेमाल करता है फर्स्ट पर्सन का। और मुख्तलिफ नैरेटिव टेक्निक्स जो होते हैं जैसे डायलॉग, डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड्स, इवेंट्स वगैरह जो है वो बयान करता है। इवेंट्स जितने भी बयान करता है उसका रिकॉर्ड बिल्कुल एक सीक्वेंस में होता है। एक बिगिनिंग होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर एंड होता है, तो एक बाकायदा प्लॉट होता है। ट्रांजिशनल वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस यूज़ करते हैं, मतलब जुमलों को मिलाने के लिए। हम देखेंगे कि जैसन का स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है, वो नैरेटिव लिखते वक्त ये सारी टेक्निक्स हम देखेंगे उसमें। सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद आई ग्रू अप इन द साउथ ऑफ स्पेन इन अ लिटिल कम्युनिटी कॉल्ड एस्टेपोना। जैसे मैंने आपसे कहा, पर्सनल नैरेटिव जो है फर्स्ट पर्सन से शुरू होता है, तो देखिए उन्होंने डायरेक्टली आई से शुरू किया। अब बिगिनिंग में ही दिस इज़ द स्टार्ट, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं पैदा कहाँ हुआ, स्पेन के एस्टेपोना कम्युनिटी में। कम्युनिटी मीन्स वेयर ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर। I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mijas. Remote means दूर, far away. तो जब मेरी उम्र 16 बरस की थी तब मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप मुझे एक दूर गांव है जिसका नाम मिजाज है, वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं या वहाँ छोड़ सकते हैं। अबाउट 18 माइल्स अवे, जो कि तकरीबन 18 मील के फासले पे वाक़या था। ऑन द कंडीशन दैट आई टेक द कार टू बी सर्विस्ड एट नियर बाय गैरेज। तो मैंने एक शर्त रखी, कंडीशन मीन शर्त, कि एक शर्त पे मैं आपको ले जाऊँगा और वो ये कि आपको छोड़ने के बाद मैं करीबी गैरेज में एक गाड़ी छोड़ दूंगा ताकि मैं गाड़ी को सर्विस करा सकूं, उसको ठीक करा सकूं। Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. Readily means very quickly accepted. चूँकि मैंने अभी अभी ड्राइविंग सीखी थी और यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, इसीलिए मैंने अपने वालिद को छोड़ने के लिए बहुत जल्दी मान गया। I drove Dad into Mijas and promised to pick him up at 4 p.m. अब मैंने बड़ी खुशी से अपने बाबा को मिजाज में छोड़ा और फिर उनसे वादा किया कि मैं 4 बजे आपको लेने आऊँगा। Then drove to a nearby garage and dropped off the car. और फिर करीबी गैरेज में मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी। Because I had a few hours to spare, I decided to catch a couple of movie at theater near the garage. Spare means फारिग टाइम था मेरे पास। चूँकि वो उसने इंतज़ार नहीं कर सकता था, उसने सोचा कि मैं कुछ मूवीज़ ही देख लूँ साथ वाले थिएटर में। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि कितने सीक्वेंस से वो अपने जो स्टोरी है या नैरेटिव जो है उसको बयान कर रहा है। However, I became so immersed. Immersed means so busy, so engrossed in the film that I completely lost a track of time. How quickly the time passed, I couldn't feel. ठीक है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी जल्दी ये टाइम गुजर गया। When the last movie had finished, I looked down at my watch. It was 6 o'clock. And I was 2 hours late. एक्सक्लेमेशन मार्क जो शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खफा हुआ। आई न्यू डैड वुड बी एंग्री इफ़ ही फाउंड आउट आई हैड बीन वॉचिंग मूवीज़। तो ये मैं जानता था कि मेरे वालिद को पता चले कि मैं मूवी देख रहा था तो वो गुस्से होंगे। ही वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, मुझे दोबारा गाड़ी चलाने नहीं देंगे। आई डिसाइड टू टेल हिम दैट द कार नीडेड सम रिपेयर्स एंड दैट दे हैड टेकन लॉन्गर देन हैड बीन एक्सपेक्टेड। और जितना टाइम मुतवक्का था उससे ज़्यादा टाइम उन्होंने लगाया। I drew up to the place where we had planned to meet and saw Dad waiting patiently on the corner. जिस जगह हमने एक दूसरे को मिलने का कहा था, मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि मेरे वालिद जो हैं वो बहुत तहम्मुल के साथ मेरा वेट कर रहे थे कोने पे खड़े होके। I apologized for being late. पहले मैंने माफ़ी मांगी। सारा पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, पर्सनल नैरेटिव है इसलिए। And told him that I had come
as quickly as I could, but the car had needed some major repairs. I'll never forget the look he gave me. तो वो अपने वालिद से ये भी कहता है कि मैं तो जल्दी आना चाहता था, लेकिन कार में ख़राबी कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए मैं देर से आया। तो इस बात पे, इस झूठ के कहने पे जेसन कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे जैसे देखा, मैं वो लुक नहीं भूल सकता। उनके देखने का जो स्टाइल है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जेसन। अब उसके बाबा ने झूठ पकड़ लिया और उसे कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? आई एम टेलिंग द ट्रूथ। नाउ जेसन इज इंसिस्टिंग। जाहिर है वो मान नहीं रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डैड लुक्ड एट मी अगेन। When you didn't show up, when you didn't come, जब आप आए नहीं, ज़्यादा देर हो गई, I called the garage to ask if there were any problem and they told me that you had not yet picked up the car. तब मैंने गैरेज फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी तक कार लेके नहीं गए. So you see, I know there were no problem with the car. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater and the real reason for my tardiness. Tardiness means slackness, laziness. देर से आने की, ताख़ीर आने की जो वजह है वो मैंने फिर बड़े धीमे स्टाइल में बताई. Feebly confessed mean धीमी आवाज़ में, जब आप गिल्ट महसूस करते हैं. और एक एहसास जुर्म जो है वो मेरे अंदर सिरायत कर गया. A rush of guilt ran through me. जब मैंने उन्हें अपने ताख़ीर से आने की असल वजह बताई. डैड लिसन्ड इंटेंटली मीन बड़े गौर से उन्होंने सुना. वेरी केयरफुली एज अ सैडनेस पास थ्रू हिम. गम जैसे उनके अंदर सिरायत कर गया हो. आई एम एंग्री नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ. अब मैं आपसे खफा नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं खुद से खफा हूँ. यू सी, आई रियलाइज दैट आई हैव फेल्ड एज अ फादर. इफ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स यू फील दैट यू हैव टू लाई टू मी. यानी मैंने आज जाना कि एक बाप होने के नाते इतने सालों के बाद आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है. आई हैव फेल्ड बिकॉज आई हैव ब्रॉट अप अ सन हु कैन नॉट इवन टेल द ट्रूथ टू हिज ओन फादर. मैंने एक ऐसे बेटे को पाला पोसा जो अपने वालिद से सच भी नहीं कह सकता. आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग ऑल दीज ईयर्स. अब मैं घर पैदल ही जाऊंगा और इस बार पे गौर से सोचूंगा कि मुझसे आपकी तरबियत में कहाँ गलती हुई. कंटेम्पलेट मीन्स टू think deeply, but dad, it's 18 miles to home. It's dark. You can't walk home. 18 मील का फासला है, अंधेरा भी है और आप चल भी नहीं सकते. My protest, my apologies and the rest of utterances were useless. मेरा एहतजाज, मेरी माफ़ियाँ और जितना भी कुछ मैंने कहा बाद में वो सारा बेकार था. Protest mean to object something. Apologies mean forgiveness. I had let my father down and I was about to learn one of the most painful lesson of my life. मैंने अपने फादर का सर झुका दिया था और मुझे अपनी ज़िंदगी का तकलीफ देह सबक मिलने वाला था. Dad began walking along the dusty roads. बाबा ने कच्ची रोड पे चलना शुरू किया. I quickly jumped in the car and followed behind, hoping he would relent. So I continuously was driving behind him and hoping that he would sit in my car. Relent mean he would repent or he will change his decision. थक जाएंगे तो फिर शायद गुस्सा थूक देंगे और उनका इरादा बदल जाएगा, वो गाड़ी में बैठ जाएंगे. I pleaded all the way. Mean I requested, I made so many requests. Plead का मतलब request करना. Telling him how sorry I was, but he simply ignored me. मैं बारहा कहता रहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया. Continuing on silently, thoughtfully and painfully for 18 miles I drove behind him, averaging about 5 miles per hour. तो बहुत स्लो वो पीछे पीछे ड्राइविंग करता रहा 18 मील तक और 1 घंटे में शायद 5 मील उसने तय किए. Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing and painful experience that I have ever faced. अपने वालिद को जिस्मानी और रूहानी दर्द में देखना मेरे ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक और गमगीन तजुर्बा था जो मैंने फेस किया. However, it was also the most successful lesson. बहरहाल ये एक बहुत कामयाब सबक भी था मेरे लिए. I have never lied to him since. और अभी तक मैंने अपने वालिद से झूठ नहीं बोला. So we will go towards question answer later on. सबसे पहले मैं एक्सरसाइज की तरफ आती हूँ. Vocabulary and grammar on page number 132. So you have to put up and down where they are needed. So I didn't hear what you said. Speak up a little. मतलब ऊंचा बोले थोड़ा. I don't trust him at all. Make sure everything is put down in writing before signing. Put down means to write down something.
When you go to London for the meeting, please remember to bring up the whole issue of pay cuts. Number 5, the speed limit is only 50 meter per hour along this road. Slow down a bit. Number 6, don't get so excited or you won't perform at your best. Calm down. I can't believe you didn't back me up. Back me up means support karna, help karna in my argument with Mr. Daud. I thought you were on my side. Number 8, the boat wasn't destroyed in the storm. The army blew it up. उड़ा देना, तबाह कर देना. Go up to that policeman and ask where we can find the museum. Go up simply means to go. If we don't get this contract, we may have to sell down and move to another town. If we break up these figures into genders, you can see how women have been affected more by this policy. Break up means discard kar dena yahan pe. They are knocking the old hospital down. Girana. So knocking down the hospital here means girana, demolish karna. 3 of the oldest trees were blown up. उड़ जाना, तबाह हो जाना यहाँ पे. There is a lot of government help these days of anyone who wants to set up their own. To set up यहाँ पे मतलब start करना. So next is that consult some authentic source to find the meaning of the idiom related to weather and then fill in the blanks with correct idioms. Number 1 is I only touched his new car and he went crazy. He's overprotective of it and made a real storm in a teacup. Storm in a teacup means when you go crazy about very petty and little things. बात का बतंगड़ बना लेते हैं या राई का पहाड़ बना लेते हैं. He has been under a cloud even since he was caught cheating in the exam. So under a cloud means suspicious बंदा होना जिस पे शक किया जाए. Number 3 is if you are feeling a bit hot under the collar, go and have a walk around the block. So hot under the collar means when you feel angry, resentful, गुस्सा महसूस करते हैं. Are you feeling a bit under the weather? You have been looking a bit tired and ill since you arrived in office this morning. Under the weather means when you are in low spirit, you feel sad or you are in a bad mood. First, the bank sent us the rude letter about our loan. Then the house got broken into 2. Then this morning, Ali lost his job. It never rains but it pours. So it never rains but it pours means when misfortunes arrive in succession at the same time, or you can say in battalion. यानी मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, बहुत सारी मुसीबतें फिर साथ आती हैं. Number 6, I can never tell what mood she is going to be in. She always blow hot and cold and you have to be really careful around her. When you blow hot and cold means your mood changes very rapidly. Sometimes you are certain about something and the other moment you feel uncertain. Number 7, when I lost my job 3 years ago, I felt so depressed, but it is true that every cloud has a silver lining. I started my own business and have been happier ever since. So every cloud has a silver lining means there is a good time after a bad time. Number 8, we have hardly any money. You will have to accept any job they offer you because we need money desperately. We have to accept any port in a storm. So accept any port in a storm means any option we receive, we must accept that. तो इस मुश्किल वक्त में यानी कोई भी ऑफ़र आए तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए. Number 9 is your uncle was so happy about his new model car that he had finished, but his wife turned round and really rained on his parade, saying it was just a toy for kids. Rain on his parade, saying it was just a toy for kids. So rain on someone's parade means to spoil someone's happiness या उनके plans को बर्बाद कर देना, उनके खुशी के मौके को, enjoyment को ख़राब कर देना. It was only 5 miles to the next hotel, but we made heavy weather of it due to the weight of the packs and took nearly 3 hours to get there. Number 11 is I never knew about the chance of a new job at all. I only get a wind of it from who have overheard the managers talking at lunch in the staff canteen. So to get a wind of something means to overhear something, especially when someone else wants to conceal the facts. कोई छुपाना चाहे लेकिन आपके कानों में कोई बात पड़ जाए. This is called get wind of it. Next is Saima always head in the cloud, a real dreamer who finds it difficult to accept the mundane in life. She is typical teenager.
हेड इन द क्लाउड मीन्स फैंसीफुल बंदा, वो जो अनरियलिस्टिक डे ड्रीमिंग करता हो। नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को यूज़ करना है, एडजेक्टिव क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने एडजेक्टिव की काइंड्स मालूम करनी है कि कौन सी काइंड है। नंबर 1 इज कराची इज़ अ बिग सिटी। बिग बता रहा है आपको सिटी के बारे में, जो कि एक क्वालिटी है, शहर के कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा क्वालिटी है। शी एट सम राइस, सम, फ्यू, एनी, मैनी, जिस भी नाउन से पहले लगते हैं तो ये आपको क्वांटिटी बताते हैं, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द फूलिश क्रो ओपनड हिज माउथ। फूलिश क्रो है, कैसा है, क्वालिटी बता रहा है आपको, फूलिश। ही हैज़ अ लिटिल पेशेंस, लिटिल शोइंग यू द क्वांटिटी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ हिज वेल्थ, ऑल अगेन शोइंग यू द क्वांटिटी। वी डिडंट रिसीव सफिशिएंट रेन, अगेन सफिशिएंट आपको क्वांटिटी बता रहा है। नंबर 7, ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो 5, 2, 3 जब भी ये इस तरह के नंबर्स यूज़ हों तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं। अगेन नंबर 8 में आप देखते हैं सेवरल मिस्टेक्स, शोइंग यू द क्वांटिटी। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट इज शोइंग यू नंबर, लेकिन नंबर जो है ऑर्डिनल नंबर है, जो ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर बताते हैं आपको। कार्डिनल नंबर जो है 1, 2, 3 तादाद बताते हैं आपको। आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन टू डू देयर ड्यूटी। सो एवरी सिटीजन, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव में जितने लोग होते हैं, हर एक इंडिविजुअली जो है वो मीनिंग होता है, वो मुराद होती है कि उनको, लाइक एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी वन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर अगेन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी दोनों में से कोई नहीं। दोज एप्पल्स आर राइप, तो इसमें दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उस चीज़ की तरफ। अगर आप इशारा करते हैं कि दिस एप्पल, दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, तो इसीलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बी पार्ट है इस एक्सरसाइज का कि आपने डिटर्मिन करना है कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज़ हुई है। नंबर फर्स्ट इज हर मोस्ट हाई या हाईएस्ट स्कोर एट बॉलिंग वाज 200। तो मोस्ट लगा है और हम हाईएस्ट की बात करें तो वी विल यूज़ हाईएस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री है। नंबर 2 इज इट गोज विदाउट सेइंग दैट नासिर्स हैंड वाज लार्जर और मोर लार्ज देन माइन। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है और हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की, इसीलिए हम लार्जर यूज़ करेंगे। लार्ज चूँकि 1 सिलेबल वर्ड है, इसीलिए हम मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मोर जो है वो हम 3 सिलेबल वर्ड जो होता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो 3 सिलेबल या 2 सिलेबल वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। चूँकि लार्ज 1 सिलेबल वर्ड है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ ER ओनली टू मेक इट कंपैरेटिव। नंबर 3, माहीन वॉज मोर गुड और बेटर देन अबरार एट सॉल्विंग रिडल्स। तो गुड का हमेशा बेटर होता है, मोर गुड नहीं होता, और दो चीज़ों का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, बेटर देन अबरार। Number 4, this test tube of water is definitely clearer or clearest than the other. Again, there is comparison, so you will use clearer. Number 5, tomorrow's weather should be cooler than today's. Comparison है, ठीक है. Compared to Nadia's cats, mine is hardly the slimmer. Comparison again, so you will use comparative degree. So you will use comparative degree with ER, slimmer. After the exercise, we come towards the summary and question answer of the chapter. So, A Long Walk Home is a personal narrative written by Jason Beccaro with the main theme that bitter experiences become effective teacher. I explain about personal narrative in the beginning of the chapter. Let me revise it. Personal narrative is a short story of autobiographical type जिसमें personal experience writer अपना बयान करता है। इसका बाकायदा अपना exposition mean start होता है, climax होता है, anti climax होता है और denouement यानी end होता है। तो अ लॉन्ग वॉक होम का भी प्रॉपर बिगिनिंग है, जिसके पहले पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि जेसन बेकैरो जो है अपनी स्टोरी बयान करता है जब वो 16 ईयर्स का था। ही सेज दैट ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वेंट टू मिजाज, अ रिमोट विलेज, विद हिज फादर। तो बहुत शॉर्ट तरीके से सेटिंग आपको पता चल गई। ही देन ड्रॉप्ड हिज फादर देयर एंड वेंट टू अ नियर बाय गैराज टू गेट द कार सर्विस्ड। He promised his father to pick him up after 2 hours
as he had a few hours to spare, mean उसके पास कुछ extra time था, so he decided to watch movies in nearby theater. Meanwhile he was so much engrossed or involved in movies, यानी इतना busy हो गया movie देखने में, that he completely forgot to pick up his father and got 2 hours late. He knew that his father would be angry if he came to know that he had been watching movies, so he told his father that the car needed major repairs which took more time. तो ज़ाहिर है अगर वो मूवी का बताएगा तो उसके फादर गुस्सा होंगे, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे कहे कि कार में कुछ ज़्यादा ही काम निकल आया था. His father had already called the garage and they had told him that Jason still had not picked up the car. So his father became angry with his son for not telling the truth. His father, sad and heartbroken over his son's falsehood, told him that it was his ये उसकी गलती है कि उसने एक ऐसे बेटे को पाला पोसा जो कि झूठा निकला. His father angrily decided not to ride the car and walk home, मतलब पैदल ही चले घर तक. Jason had severe regret for what he had done. Jason started driving the car behind his father in slow motion, apologizing and requesting repeatedly to get on, but his father didn't listen. अब वो पीछे पीछे चलता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उसके फादर ने ना सुनी. It was the most painful and stressful experience in Jason's life, but it was also the most successful lesson for Jason, as he never lied to his father since then. तो उसके बाद झूठ नहीं बोला उसने. Coming to question answer, what is the central idea of the play A Long Walk Home? हमने समरी में भी डिस्कस किया. सो द मेन थीम ऑफ द प्ले इज़ दैट वन शुड नेवर बिट्रे देयर पेरेंट्स एज दे आर द मोस्ट लॉयल पर्सन इन आवर लाइफ. इफ़ वी लाई टू आवर पेरेंट्स it can harm us. At the same time, we lose their trust and love. The theme also implies that we should learn from our mistakes. Question number 2 is analyze the pattern of organizing paragraph in the text and tell what pattern has been used. So pattern of organizing paragraph जो है ये कुछ tools होते हैं जिसकी मदद से author अपनी writing के लिए best suited ways या organizing pattern देखता है और उसी के मुताबिक जो best लगता है उसको वो इख्तियार करता है अपनी राइटिंग के लिए. सो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पैराग्राफ इज़ द वे विच हेल्प्स द ऑथर टू ऑर्गेनाइज हिज वर्क एंड इट मेक्स हिज वर्क मोस्ट अंडरस्टैंडेबल. मतलब जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है वो बेस्ट कन्वे कर जाता है. दिस शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी इज़ अ पर्सनल नैरेटिव विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. आप बीती लिखने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी लिखने के लिए पर्सनल नैरेटिव का इस्तेमाल जो है वो सबसे बेस्ट टूल है या सबसे बेस्ट राइटिंग पैटर्न है. द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच हैज़ इट्स प्रॉपर एक्सपोजिशन, बिगिनिंग, क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स एंड एंड. पर्सनल नैरेटिव के लिए एक अच्छा प्लॉट होना जिसकी एक अच्छी सी बिगिनिंग हो, प्रॉपर बिगिनिंग हो, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स और कन्विंसिंग एंड हो, उसका ये होना बहुत ज़रूरी है. सो द स्टोरी फ्लोज सिक्वेंशली and each paragraph connects the other with the help of gripping plot and suspense. तो बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप स्टोरी आ रही है और ऑथर विद द हेल्प ऑफ ग्रिपिंग प्लॉट और सस्पेंस के ज़रिए उसने हमें जकड़े रखा है कहानी ने, जो कि सीक्वेंस वाइज हमें अपने साथ लेके जा रहा है. सो द ऑथर ऑल्सो यूजेज द पैटर्न ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज़ द कॉज ऑफ लाई एंड इफेक्ट ऑफ जेसन्स फादर रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट मीन्स एंगरनेस, गुस्सा. तो इसी तरह इसने अपने सारे पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज किया और ये एक बेस्ट पर्सनल नैरेटिव लिखी. व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल experience for Jason? Question number 3. Jason's father, instead of getting angry with Jason, punishes himself for believing he has failed to educate Jason. Rather than getting into the car, he walks home. तो कार में बैठने के बजाय वो पैदल ही चलता है. Seeing his father suffers from physical and emotional pain, Jason suffers from a great mental agony. Agony means इमोशनल पेन जो आप फील करते हैं. दिस टॉर्चर एंड पेन टीचेस हिम अ वैल्यूएबल एंड अनफॉरगेटेबल लेसन, दैट इज नॉट टू लाई टू हिज फादर एवर आफ्टर. मतलब इसके बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगा. तो ये कीमती सबक वो सीख जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन चोजन बाय द राइटर? डज इट सूट द राइटर्स पर्पस डेमोन्स्ट्रेटेड विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन? तो पॉइंट ऑफ व्यू हमने किसी दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राइटर जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चूज करता है. जैसे ही स्टार्ट करता है आई ग्रो अप से स्टार्ट करता है, मीन फर्स्ट पर्सन से ही स्टार्ट करता है. सो पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू हु इज नरेटिंग द स्टोरी एंड हाउ ही वांट्स टू कन्वे द एक्सपीरियंस टू द रीडर्स. किसके थ्रू वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो बयान कर रहा है. द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड
from first person point of view, as Jason started the story with first person I. For autobiographical and personal narrative, first person point of view is best suited because it creates reader's intimacy. Intimacy means closeness with a character. So Jason is successful in involving his reader in the story. मतलब जो कोई अपना किस्सा सुनाता है कि मैं एक दफ़ा इस तरह से किया और ये हुआ, तो आप उस आई के साथ ही उसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं स्टोरी में। तो इसी तरह जैसन भी सक्सेसफुल रहा आई का इस्तेमाल करके, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड जैसन्स फादर रिफ्यूज to sit in a car and decide to walk 18 kilometers? Was his decision justified? तो कार में ना बैठने का फैसला उसका ठीक था या गलत था? So Jason's fathers considered that Jason lied because he has failed. उसकी परवरिश में कोई कमी थी. His father decided to punish himself by walking home. Jason apologized, protested and requested his father to get into the car, but his father kept on walking. His father was justified in his decision because Jason felt distressing and painful as he saw his father was suffering from physical and emotional pain, and this experience taught him not to lie to his father again. Question number 6 is why was Jason's father so angry with himself rather than his son? खुद पे क्यों गुस्सा हुए? So Jason's father considered that Jason lied because of his improper brought up. उसकी परवरिश जो थी वो गलत थी. His father decided to punish himself by walking home. Jason apologized, protested and requested his father to get into the car. However, his father kept on walking. Question number 7 is how do you feel about this personal narrative? कैसा लिखा इसने personal narrative जैसन बुकेरो ने? So in this personal narrative, the author shares his personal experiences in a very impressive manner. The action in the story flows chronologically. ठीक है, एक sequence है इसका. It has a proper exposition, means start है इसका, in which we are told about the setting, मिजाज है, character Jason है, and it quickly leads to conflict. क्लाइमैक्स जल्दी आपको पता चलता है कि मैंने उससे झूठ बोला, ये कन्फ्लिक्ट हो गया. क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है. एंड रेजोल्यूशन मीन्स एंडिंग. हिज डिस्क्रिप्शंस सेंसरी डिटेल मीन्स जो हम फील करते हैं, जो डिटेल हमें वो दे रहा है, सेंसेस से परसीव करते हैं. उसके फादर की एग्जॉस्टनेस, फटीग, थक जाना, सारा कुछ. डायलॉग्स मेक्स द नैरेटिव फुल ऑफ सस्पेंस एंड द रीडर फील्स इंटीमेसी मीन क्लोजनेस विद द ऑथर. Question number 8 is analyze Jason's relationship with his father. Was Jason a good son? तो जेसन क्या एक अच्छा बेटा था या नहीं? Jason feels ashamed when his father discovers his lie. He is a respectful, loving and sensitive son. As when he sees his father gloomy and exhausted, he feels distressing and painful. जब वो अपने फादर को गम में देखता है और थका हुआ देखता है, वो बहुत परेशान होता है, खुद भी उस तकलीफ में होता है. And this experience teaches him not to lie his father again. तो झूठ बोलने पे निडर नहीं हो जाता, दलेर नहीं हो जाता, बल्कि शेम फील करता है. He was also obedient and sensitive son because एक 2 मरतबा रिक्वेस्ट करके चला नहीं गया, बल्कि 18 माइल्स तक उसके पीछे ही जाता रहा आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल रिक्वेस्ट करता रहा, कुड़ता रहा. So he was a sensitive son. Question number 9 is that evaluate the character and personality of Jason's father. Compare and contrast it with your father personality. So Jason's father has an upright character, meaning he was a very good man. He's a kind, sensible and foresighted person, mean बहुत दूरअंदेश होते हैं. He knows that if he punishes his son directly, it will not be much beneficial. मतलब इतना फ़ायदा नहीं देगा अगर डायरेक्टली कोई उसको बुरा भला कहता है या कोई सज़ा देता है. He raised his son a sensitive person and he knows that his son will feel deep sorrow and guilt. My father in the same manner punishes me indirectly and it works a lot. तो उसे पता था कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे की है कि अगर मैं उसको इनडायरेक्टली इस तरह से करूँगा, वो इतना सेंसिटिव है कि वो एहसास करेगा और उसे गिल्ट फील होगा. और आप अपने फादर के बारे में भी लिखते हैं कि वो भी मुझे इसी तरह से इनडायरेक्टली पनिश करते हैं, जिसका मुझ पे काफ़ी असर होता है. सो होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.